फ़ोन करके पहले कंपनी को सूचित करते हैं कि हाँ जी हम आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। हम 24 साल काम किए हैं, तो 24 साल के दौरान मेरे को हिसाब मिला है सर 2,79,000। श्री राम इंजीनियर्स में परमानेंट वर्कर्स हैं 57 आदमी, और 80 वर्करों के साथ आज काम करवा रही है कंपनी। रोज का पेट भरने के लिए दिहाड़ी करना पड़ रहा है। हमारी जो मीटिंग हुई थी डीएलसी साहब से, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि नहीं, हमने आपको काम पे ही रोज़गार आपको दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने जब तीसरी हमारी मीटिंग हुई तो उसके हिसाब से लगा कि वो कंपनी से मिली जुली उनकी जासूसी लगी। मेरे को ऐसे अंदाज़ा लगा कि जो बात को हमको आश्वासन दिए, उस आश्वासन के मार्फत से हमारी वेरिफिकेशन के लिए हमने 4 बार उनसे बोला कि भाई कंपनी को आप वेरिफिकेशन कीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई वो दे नहीं रही है तो हम क्या करें। मैं बोला कि आपकी ये काम है। तो जब वो वेरिफिकेशन के लिए बोला तो उन्होंने फ़ोन करके पहले कंपनी को सूचित करते हैं कि हाँ जी हम आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो कंपनी ने अलर्ट हो जाती है। जबकि उस दौरान ने मशीनें उठी नहीं थी। जब हमारी तीसरी मीटिंग लास्ट हुई तो रातों रात को मशीन उठी। तो इसलिए हमको ये साबित होता है कि लेबर डिपार्टमेंट की मिली भगत है, जासूसी है, कि इसके कारण हमारी ऊपर से सरकार की उनकी दबाव बन रही हो। सरकार दबाव दे रही है कि भाई मजदूरों को तुम सही सुझाव मत दो, इनको सही इंसाफ मत दिलवाओ, इनको भटकने दो। तो हम तो उसी के आधार पे भटक रहे हैं। तीसरी मीटिंग की तो एलसी साहब राजीव यादव ने मेरे को बोला हम लोगों को कि भाई तुम लोगों को किसी को, जैसे मान लीजिए कि मैं धर्मेंद्र दुबे, अब मेरी कितनी बनी सर, तो मेरे बताए कि भाई 25,358 रुपये बनी। अमृत कुमार ने पूछा तो बोला कि भाई तुम्हारी 18 लाख बनी। और जब तीसरी हमारी चौथी मीटिंग जब हुई तो चौथी राम आशीष ने पूछा तो बोले कि भाई तुमको 19 लाख बनी। रामेश्वर सिंह ने पूछा तो उनको भी बताया कि भाई आपको 18 लाख बनी। ये जबकि हम 24 साल काम किए हैं, तो 24 साल के दौरान मेरे को हिसाब मिला है सर 2,79,000। 24 साल की मेरी ये सैलरी मेरे को साबित, जब पेपर देखा गया तो पेपर में ये साबित किया गया कि भाई ये मिली मेरे को। तो उस पैसे को हमने नकार दिया। बोला कि भाई हमको काम चाहिए, हमें पैसे के स्वीकार नहीं, हमको काम पे रखवाया जाए, और नहीं तो हम हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं जी। इंटक से संबंधित यूनियन थी, या यूनियन के हम लोग 60 सदस्य हैं। हमारी कंपनी ने अचानक कैसे दे दिया, और आज के तारीख में यूनियन भी हमारे साथ है कि नहीं, है समझ में नहीं आता। हम लोग आज 5 महीने से रोड पर भटक रहे हैं। रोज का पेट भरने के लिए दिहाड़ी करना पड़ रहा है। 10-20 हज़ार रुपये हैं सर, लड़ाई भर का। हाँ, लड़ाई भर का है। नहीं तो मजदूरी करते हैं, उसमें कमा कर लगा देंगे हम लोग जमा करके। तो कैसे भी लड़ाई तो लड़ना ही है सर। बाकी के और भी अलग अलग के CTC है, SCTC है, इंटक है, तो ये सब तो हमारे साथ देने के लिए राजी है। पर ये लॉकडाउन के दौरान जो डिस्टेंस की जो ख्याल रखने का था, इस वजह से हम लोग इन लोगों को नहीं कहे। और बाद में हम लोगों को कोर्ट में मुलाकात होती है तो हमेशा हमारा बातों से तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कंपनी का जो रणनीति है वो रणनीति है यूनियन को तोड़ने का, खंडित करने का। जब 50 आदमी श्री राम इंजीनियर्स में परमानेंट वर्कर्स हैं 57 आदमी, और 80 वर्करों के साथ आज काम करवा रही है कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्ट के आदमी है। तो 50 आदमी 55 आदमी को काम देना कंपनी के लिए भारी नहीं था, पर उनके मन में यही था कि इन लोगों को कैसे भी यूनियन को खंडित करना है, इसी वजह से उन्होंने किया है। हालात फैक्ट्री के अंदर मज़दूरों के अच्छे नहीं हैं, और पूरे IMT की बातचीत करें तो मतलब समग्रता ही में देखें तो हालात जो है पूरे मज़दूर वर्ग के बहुत ही ख़राब हैं। जुलाई अगस्त 2019 में मंदी की चर्चाएं पिछले साल उठनी शुरू हुई थी, जिसके कारण भी काफ़ी कंपनियों में जो है छटनी तालाबंदी के कारण काफ़ी मज़दूरों को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद अब जो है कोरोना महामारी के दौरान ये फैक्ट्री मालिकों के लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए जो है ये एक अच्छा अवसर जो है साबित हुआ है। इन्होंने कोरोना महामारी के नाम को लेके जो है फैक्ट्रियों में जो है वापस से छटनी शुरू करनी कर दी है। हम हमारे सामने उदाहरण है रिको का, हमारे सामने उदाहरण है श्री राम इंजीनियर का, और बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने ठेका मज़दूर से लेकर परमानेंट मज़दूरों तक अपनी कंपनी में जो है निकालने शुरू कर दिए हैं कि कंपनी के पास काम नहीं है, कंपनी में घाटा है।
और लॉकडाउन के दौरान की अगर बातचीत करें कि काफ़ी संख्या में मज़दूरों को जो है अप्रैल माह की, मई माह की जो है तनख्वाहें नहीं दी गई हैं और काफ़ी कंपनियों ने जो है अपने वेतन में, जो मज़दूरों के वेतन में कटौती भी करी है। बेलसोनिका के अंदर भी ये जो है चीज़ दोहराई गई है कि उसने जो मई माह की सैलरी में जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 240 के आसपास जो है मज़दूरों की तनख्वाहों में जो है कटौती उसने करी है। फ़िलहाल जो हमारे सामने जो एक मोटा मोटी तस्वीर है जो चर्चाओं में है, रिको है दारुएडा, मुंजालसोआ है मानेसर में जो है, ईरो गुड़गावा है, श्रीराम इंजीनियर्स है, मतलब काफ़ी कंपनियां हैं जो जिसको हमारे हमको संज्ञान नहीं है, जिसका हमें पता नहीं लग पा रहा है। बाकी जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर पूरे तरीके से काम करते हैं उन कंपनियों को तो जो है हमारे सामने कोई जिक्र ही नहीं है कि उन कंपनियों ने जो है किस तरीके से अपने वर्करों को बुलाया नहीं बुलाया। हमारे पास कोई इस चीज़ का अभी तक पूर्ण रूप से ब्यौरा नहीं है। जो इसका नेतृत्वकारी शक्तियां थी, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियनें थी, जिनकी अहम भूमिका होनी थी और जो अपने आप को बोलती भी थी कि हम मज़दूरों के जो है संगठन है, देशव्यापी संगठन है, और वो जो है अपने मज़दूरों को जो है उन्होंने मतलब एक अगर आज़ादी के बाद के मूवमेंट देखें तो मज़दूरों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बोनस एक्ट 1965 में बना है और 1971 में जो है ठेका अनुमूलन अधिनियम जो है बना। ये उसी का परिणाम था कि जो है मज़दूर जो है लड़ रहे थे कंटिन्यू राजनीतिक मांगों के लिए, वो अपनी आर्थिक मांगों के लिए भी लड़ रहे थे। लेकिन स्थिति अब वहाँ तक पहुँच गई है कि 91 के बाद नई आर्थिक नीतियाँ जो लागू हुई हैं और ख़ासकर भाजपा ने इसको बहुत तेज़ गति से बढ़ाया है, तो जो ये अंधराष्ट्रवादी उन्माद है, जो धार्मिक उन्माद है, अंधराष्ट्रवाद है, इसकी भावनाओं में बह के जो है पता नहीं क्या बात होगी है कि कंप्लीट सा ऐसा लग रहा है कि सरेंडर कर चुके हैं लोग। ट्रेड यूनियन ने पता नहीं क्यों कि कोई भी जो है नई आर्थिक नीतियों के बारे में जो है आवाज़ नहीं उठाता कि भाई असल में जो परिणाम जो सामने निकल के आ रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, उदारीकरण का मामला है, सार्वजनिक उद्यमों को बेचने का मामला है, रेलवे कितना बड़ा जो है वो बनता है, जो है सार्वजनिक उद्यम जो है उसको भी जो है अब सरकार जो है प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। तो स्थिति वहाँ तक पहुँच गई है कि इसका आखिर जो है दोषी कौन है, ये सवाल स्वयं में पैदा होता है मज़दूरों के लिए भी। और फैक्ट्री यूनियन कि अब उनको जो है या तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो अपने किसके कंधे पे सिर रख के रोएं कि भाई आखिर हमारी सुनने वाला कौन हो, या फिर उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि भाई जो है किसके आगे रोएंगे तो कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा तो कि भाई अपना जो है मालिक से बातचीत करें और जो है अपने घर चले जाएँ। जब मज़दूर के पास राजनीतिक चेतना नहीं होगी तो फिर वो लड़ाई को भी कैसे लड़ पाएगा। जो आज के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे ऐसा ही लगता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन या कोई कुछ भी कहीं कुछ मजदूर करने जाता है तो वो एक मतलब खाना पूर्ति सी होती है उसमें, और बस अपना खाना पूर्ति सी करी और चले गए। उसमें वो जो उत्साह होना चाहिए था और जो अधिकारों के लिए जो मांग होनी चाहिए थी लगातार, वो पुष्टि हुई दिखाई नहीं देती। और लोग जो हैं इस तरीके से जो ये धार्मिक उन्मादों में, धार्मिक भावनाओं में इस तरह बह जाते हैं कि वो अपनी अधिकारों को बैकफुट पे ले जाते हैं और धार्मिकता को सबसे पहले ले आते हैं। और राजनीतिक चेतना की बहुत ज़्यादा कमी है। इससे यही लगता है कि जब तक मज़दूरों के पास जो चेतना नहीं आएगी राजनीतिक, तो उनके लिए ये समस्या बहुत बड़ी बनी रहेगी और वो समझ नहीं पाएंगे कि हमें लड़ना किससे है। हमें लड़ना हाथी से और हम लड़ते रहेंगे चूहे से, वही बात हुई है।